नमस्कार छात्र छात्राओं। प्रथम वर्ष भूगोल के द्वितीय प्रश्न पत्र मानव भूगोल की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपनी द्वितीय प्रश्न पत्र की पहली यूनिट के अंतिम बिंदु पर है और वो अंतिम बिंदु है मानव भूगोल के आधारभूत सिद्धांत यानी बेसिक प्रिंसिपल। जो मानव भूगोल की नींव रखे हैं, जो बना मानव भूगोल के मूल में है, उन सिद्धांतों की आज हम चर्चा करेंगे। कई सारे सिद्धांत हैं जिनमें से तीन बड़े सिद्धांत हमारे सामने हैं: क्रियाशीलता का सिद्धांत, क्षेत्रीय विविधता का सिद्धांत और पार्थिव एकता का सिद्धांत। इन तीनों को हम एक एक करके इन सब का अध्ययन करेंगे। सबसे पहला जो आज मैं आपको बता रही हूँ वो है क्रियाशीलता का सिद्धांत। अब बात करेंगे क्रियाशीलता का सिद्धांत क्या है। इसे परिवर्तनशीलता का सिद्धांत भी कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी भी कहते हैं। एक्टिविटी यानी वो क्रिया जिससे कुछ परिवर्तन आता है, जिससे कुछ गति होती है, वो क्रियाशीलता है। प्रकृति परिवर्तन जो है वो प्रकृति का नियम है और हम सब जानते हैं कि प्रकृति में जो कुछ है वो सब परिवर्तनशील है। अब ये परिवर्तन दिन रात का परिवर्तन हो, ऋतुओं का परिवर्तन हो, मौसम का परिवर्तन हो, हवाओं का परिवर्तन हो, या हमारी फसलों का और पेड़ों पौधों में होने वाले परिवर्तन हो, और मनुष्य में होने वाले, हम भी पैदा होते हैं, बड़े होते हैं और वृद्ध होकर समाप्त हो जाते हैं। तो हर एक चीज की एक लाइफ साइकिल होती है। कई आपने साइंस में ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा होगा। कई लोग जो ज्योग्राफी से जुड़े हुए हैं उन्होंने अपवर्तन चक्र पढ़ा होगा। मतलब हर चीज परिवर्तनशील है और परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। अब ये जो परिवर्तनशील जो प्रकृति है या जो परिवर्तन जो हमारे आसपास हो रहे हैं, इन परिवर्तनों को समझना ही इस सिद्धांत का मूल था या इसको समझने का इसमें प्रयत्न किया गया। जीन ब्रूस, जो मैंने आपको पहले भी शायद इनके बारे में बताया है, जब हम संभववाद पढ़ रहे थे तो मैंने जीन ब्रूस को बताया था। विडाल डी लाप्लाश जो एक फ्रांसीसी विद्वान थे, उनके शिष्य और स्वयं भी एक बड़े विद्वान भूगोलवेत्ता थे। जीन ब्रूस ने कहा कि हमारी चारों ओर जितनी वस्तुएं हैं वे सब परिवर्तनशील है। प्रत्येक वस्तु या तो विकसित हो रही है या उसका ह्रास हो रहा है। कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है, क्योंकि भूगोल में भौतिक और मानवीय तथ्य निरंतर परिवर्तनशील है। अतः इस दृष्टि से उनका अध्ययन किया जाना चाहिए। यानी किसी को भी जड़ स्थिर मान के उसका अध्ययन नहीं होना चाहिए, उसकी परिवर्तनशीलता को ध्यान में रखते हुए ही उसका अध्ययन होना चाहिए। तो हमारे पास तो दो तरह के तत्व है, प्राकृतिक तत्व और मानवीय तत्व, और दोनों ही स्थिर नहीं है, दोनों ही परिवर्तनशील है। अब बात आती है कि परिवर्तन कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है। दो तरह का परिवर्तन है, एक तो अल्पकालिक परिवर्तन जो कुछ समय में हो जाता है, एक दीर्घकालिक परिवर्तन जो लंबे समय में होता है। अब पहले हम अल्पकालिक परिवर्तन की बात करते हैं, यानी कि कम समय में जो परिवर्तन हो जाता है। जैसे एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, अचानक से एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और उस ज्वालामुखी विस्फोट से लावा निकला और लावा से एक पर्वत बन गया। एक पर्वत बनना एक अचानक होने वाला परिवर्तन था जो पहले नहीं था, परंतु अब लावा विस्फोट होने से, ज्वालामुखी विस्फोट से वो हमारे सामने आ गया। तो ये अचानक होने वाला परिवर्तन है। जैसे आज कुछ ज्यादा ठंड है, बाहर बादल हो रहे हैं, जिससे कल जो खुला हुआ मौसम था उससे आज बिल्कुल परिवर्तित है, सब तरफ धुंध है और सर्दी हो रही है। तो ये परिवर्तनशील है। मौसम तो रोज ही बदलते रहते हैं, हर ऋतुएं बदलती रहती है और उनमें लगातार परिवर्तन होता है। सुबह होती है, शाम होती है, सूरज की स्थिति बदलती है, हमारी स्थिति बदलती है, हमारी दिनचर्या बदलती है। तो हर चीज परिवर्तनशील ही है। पशु अपना व्यवहार बदलते हैं, आवास बदलते हैं। कई सारे जो पशु मौसम प्रवास करते हैं। कई सारी जो फसलें हैं, अभी रबी में हम कुछ और उगाएंगे, खरीफ में हम कोई और फसल उगाते हैं। कभी पत्तों पर नई कोपलें आती है, कभी पतझड़ आ जाता है। तो परिवर्तनशीलता चलती ही रहती है। पेड़ निकलते हैं जड़ों से, बड़े होते हैं, पूरे फलते फूलते हैं और लास्ट में वो समाप्त होकर गिर जाते हैं। तो इस तरह से परिवर्तन हर चीज के अंदर चलता रहता है। कोई जो परिवर्तन है वो कुछ समय का, कुछ सेकंड, मिनट, घंटे या कुछ दिनों या सालों में परिवर्तन हो जाते हैं। वहां तक हम इसको अल्पकालिक कहते हैं। अब हम बात करते हैं दीर्घकालिक, यानी लंबे समय में होने वाले परिवर्तन। लंबे समय में जो हमें महसूस नहीं हो पाते। जैसे हमारा बच्चा पैदा होता है तो हम उसको हमारे देखते देखते वो बड़ा होने लगता है, बोलने लगता है, चलने लग जाता है, चलने से वो दौड़ने लग जाता है,
फिर स्कूल जाता है, बड़ा होकर उसका विवाह होता है, उसके खुद के बच्चे होते हैं और हमारे देखते देखते ही वो अपनी जो वृद्धावस्था को प्राप्त कर लेता है। तो ये जो वो परिवर्तन है जो हम अपनी आंखों से देखकर अनुभव कर लेते हैं कि हाँ ये हो रहा है, ये चेंजेस तो हमें होते हुए दिख रहे हैं, परंतु कुछ ऐसे परिवर्तन है जो बहुत लंबे समय में होते हैं और उसका होना हम महसूस नहीं कर पाते कि वो परिवर्तन हो रहे हैं। जैसे धरातल में होने वाले परिवर्तन, जो हमें मिट्टी, पेड़, पर्वत, पठार जो जड़ लगते हैं, हमें लगता है वो स्थिर है, ऐसा नहीं है, वो स्थिर नहीं है, वो भी परिवर्तनशील है, परंतु उसमें होने वाला परिवर्तन हजारों करोड़ों वर्ष के अंदर होता है, इसलिए हम उसको अनुभव नहीं कर पाते। अरावली एक समय में बहुत ऊंची विशाल पर्वत श्रृंखला थी, हिमालय जैसे बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वत हुआ करते थे और एक करोड़ों वर्ष के काल के अंदर वो घिस कर और बहुत नीचे हो चुके हैं और अब हमारे दक्षिण राजस्थान को अगर छोड़ दें तो सब जगह अरावली अपने जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, यानी न के बराबर वाली स्थिति के अंदर है। तो ये परिवर्तन जो अरावली में आया, अरावली अगर आप सामने से देखेंगे तो आपको स्थिर लगेगी, अरावली में क्या हिलने वाला है, जैसी थी वैसी की वैसी। हमारे जीवन काल में कुछ भी नहीं हिलने वाला है, परंतु हजारों करोड़ वर्ष में ये पर्वत श्रृंखला बनी और बन के अब समाप्त हो रही है और आगे अगले कुछ करोड़ वर्ष बाद ये लगभग समाप्त हो जाएगी। जैसा कि जेन ब्रूस ने कहा कि जो या तो वो विकसित हो रही है या समाप्त हो रही है, दो ही तरह की स्थितियां, या तो कोई चीज विकसित हो रही है या चीज समाप्त हो रही है। जैसे हिमालय, हमें हिमालय स्थिर पर्वत श्रृंखला लगती है, परंतु हिमालय विकसित हो रहे हैं, यानी अभी भी वो ऊपर की तरफ उठ रहे हैं, चाहे वो 1.5 से 2 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की गति से उठ रहे हो, परंतु उसमें परिवर्तन हो रहा है और उसमें विकास हो रहा है। और ये जो अरावलीज है इसमें क्षय हो रहा है, यानी वो नीचे जा रहे हैं। तो इस तरह से करोड़ों वर्ष में परिवर्तन होते हैं, मगर परिवर्तन होते हैं, जलवायु भी करोड़ों वर्षों में परिवर्तित हो जाती है। आपको पता होगा कि कई बार आइस एज आई है, आइस एज मतलब हिमयुग आया, जिसमें आधी से ज्यादा पृथ्वी बर्फ से ढक गई और पानी जम गया और पूरी जो क्षेत्र था वो शिथिल हो गया। अभी हम अवसान काल में चल रहे हैं, यानी आइस एज समाप्त हो चुकी है और गर्म एज चल रही है। हो सकता है कि अगले कुछ लाखों वर्ष बाद फिर से हम आइस एज में पहुंच जाए, यानी सब कुछ पृथ्वी पर पुनः से जम जाए और अस्थिर हो जाए। तो ये सब कुछ चलता रहता है, समुद्र तल ऊंचे नीचे होते रहते हैं, पहले कहाँ था आज कहाँ है, आगे जाने वाले वर्षों में कहाँ होगा पता नहीं, मगर ये वो परिवर्तन है जिनको हम अप्रत्यक्ष आंखों से अनुभव नहीं कर पाते हैं। अब वो कारण जो परिवर्तन लाते हैं, अब परिवर्तन अपने आप तो नहीं होता, हर जो एक्टिविटी है उसका पीछे कोई ना कोई रीजन या शक्ति काम करती है। तो क्या वजह है कि परिवर्तन होते हैं प्रकृति में, मानव के जीवन में भी परिवर्तन क्यों हो रहे हैं? पहली बात तो जो हमारा परिवर्तन का कारण है वो ग्रहीय संबंध है। ग्रहीय संबंध मतलब पृथ्वी एक ग्रह है जो अपने मूल तारे यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, और पृथ्वी दो तरह की गतियां करती है, एक तो अपनी धुरी पर घूमती है और अपनी धुरी पर घूमते हुए वो सूरज के चक्कर लगाती है। जब वो अपनी धुरी में घूमती है तो वो दिन और रात बनते हैं, और जब वो सूर्य के चक्कर लगाती है तो ऋतुएं बनती है, यानी अलग अलग समय उसकी स्थिति अक्ष पे झुकाव की वजह से कभी सूर्य की तरफ होती है, कभी सूर्य से विपरीत होती है। इस तरीके से वो अपनी ऋतुएं परिवर्तित करती रहती है। तो ये ग्रही संबंध यानी ये परिक्रमण और परिभ्रमण हमारी ऋतुओं का और बहुत सारे परिवर्तनों का कारण बनता है। पृथ्वी की इन गतियों की वजह से ही धरातल पर हवाएं चलती है, वायुदाब परिवर्तन होता है और तापमान और बहुत सारे परिवर्तन इन गतियों की वजह से ही होते हैं। दूसरा जो परिवर्तन लाने का काम करती है, जैसे मैंने बताया कि हिमालय बना, अरावली बनी, खत्म हो रहे हैं, ये सब कौन करता है? विवर्तनिक शक्तियां, यानी धरातल के अंदर हमारी जो सतह है उसके नीचे कई सारी ऐसी शक्तियां काम करती है, जिनकी वजह से भूकंप आते हैं, जिनकी वजह से ज्वालामुखी उद्गार होते हैं, पर्वत बनते हैं, समाप्त होते हैं। तो ये सारी जो ऊपर नीचे जो उठा पटक जो करती है वो विवर्तनिक शक्तियां करती है, यानी जो टेक्टोनिक फोर्सेस हैं, जो अंदर की जो शक्तियां हैं जो पृथ्वी पर परिवर्तन लाने का काम करती रहती है। अब इसके बाद जो एक परिवर्तन लाने का बहुत बड़ा कारण है वो सूर्य। सूर्य को जीन ब्रून्स ने मूर्ख शक्ति कहा। ये शिष्य सूर्य है, ये हमारे सुबह उठते ही हमारा बिल्कुल दिनचर्या बदल देता है, हम बिस्तर छोड़ देते हैं, भागने लगते हैं अपने कामों पर, फूल खिल जाते हैं, फसलें पकने लगती हैं, हवा चलती है। ये सब कुछ आपको नहीं पता होगा कि हवा किस कारण चलती है। हवा सूर्य की वजह से चलती है। कभी भी हवा अपने आप नहीं चलती, हवा कब चलती है? हवा वायुदाब परिवर्तन की वजह से चलती है, और वायुदाब परिवर्तन दो चीजों की वजह से होता है, एक तो पृथ्वी की घूर्णन और एक सूर्य ताप।
दो वजहों से धरातल पर वायुदाब का परिवर्तन होता है और वायुदाब परिवर्तन होने की वजह से ही वायु चलती है। तो वायु का चलना भी सूर्य पर निर्भर करता है, अपने आप वायु गति नहीं करती। मतलब कोई भी परिवर्तन स्वतः नहीं होता, कोई ना कोई कारण उसके पीछे होता है। तो विवर्तनिक शक्तियों के बाद सौर शक्ति जो हमारे जीवन और जन्म और सारी कुछ क्रियाओं का एक मूल है। अगर आप मान लीजिए सूरज ना होता तो पृथ्वी कुछ भी नहीं होता, एक गहरा, एक शून्य वाला ग्रह होता जिसपे ठंडा ही ठंडा होता और वहां पे कोई जीवन नहीं होता। जो फसल उगती है, जो जीवन है पृथ्वी पर, वो सारा सूर्य की प्रकाश और ऊर्जा की वजह से ही है। वही हमारी पृथ्वी पर जीवन को चलाने का काम करता है। बादल बनना, बारिश होना, गर्मी पड़ने से ही वाष्पीकरण होता है। ये सारी क्रियाएं आपकी सूर्य की वजह से ही होती है। अगर ये सूर्य ना हो तो कोई भी क्रिया ना हो, सब कुछ बिल्कुल शिथिल हो। सूर्य एक बहुत बड़ा कारण है। गुरुत्वाकर्षण जो हमें नहीं लगता कि कोई कारण है, परंतु कारण है। गुरुत्वाकर्षण मतलब अगर ये मैंने पैर ऊपर उठाया और ये नीचे गिरा है तो मतलब गुरुत्वाकर्षण की वजह से गिरा है। पानी का बहना, बहुत कुछ गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है, क्योंकि पानी हमेशा गुरुत्व के कारण ही चलता है। जो ढाल का अनुसरण करता है वो गुरुत्व के कारण ही करता है। तो अगर गुरुत्वाकर्षण ना हो तो जो चीज जहाँ है वहां स्थिर हो जाए, उसमें कोई गति और परिवर्तन न हो। इस तरह से जैविक शक्तियाँ यानी वनस्पति और जीव जंतु भी काफी चीजों को चेंज करने का काम करते हैं। अब देखते हैं बारिश में सब तरफ हरा ही हरा हो जाता है, और अब जैसे बारिश समाप्त होने में 1-2 महीने हो चुके हैं, 3 महीने निकल चुके हैं, अब धीरे धीरे वो हरापन हल्का होता जा रहा है और अगले 1-2 महीने में तो वो बिल्कुल भूरेपन में बदल जाएगा। तो ये पूरा परिवर्तनशील वातावरण किससे दिख रहा है? क्योंकि वनस्पति उगी और वो अब सूख चुकी है और अब वो भूरी हो चुकी है। तो हमारे आसपास की पहाड़ियों के रंग ही बदल गए हैं। तो ये परिवर्तन वनस्पति की वजह से आया है। जीव जंतु भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ परिवर्तन लाते रहते हैं। और सबसे बड़ा परिवर्तन का कारक कौन है? मनुष्य खुद। मनुष्य खुद ही सबसे बड़ा परिवर्तन का कारण है। आज पृथ्वी पर जो कुछ सांस्कृतिक भूदृश्य हमें नजर आता है, जो प्रकृति का प्रदत्त नहीं है, वो सब कुछ किसने बनाया है? मनुष्य ने। ये लैपटॉप हमारा, ये बोर्ड, ये क्लासरूम, ये कॉलेज खुद किसका बनाया हुआ है? प्रकृति का बनाया हुआ नहीं है। प्राकृतिक तत्वों को इस्तेमाल किया है, परंतु मनुष्य ने किया है, इसका निर्माण मनुष्य ने किया है। ये कपड़े, ये सब कुछ हमारे द्वारा निर्मित किया गया है। मैं प्रकृति की सृजन हो सकती हूँ, मगर मैंने जो कुछ धारण किया हुआ है वो सब कुछ मनुष्य द्वारा सृजित किया गया है। तो मनुष्य परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण है, जो सबसे तीव्र गति से बड़े पैमाने पर परिवर्तन पृथ्वी पर लाता है, और वो परिवर्तन लगातार चलते रहते हैं। अगली कक्षा में हम अगले सिद्धांतों को ध्यान